गुड इवनिंग। आज हम सेवा क्षेत्र में बैंक का टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। बैंक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना अर्थव्यवस्था का संचालन ही नहीं हो सकता है, या ये कहें कि यदि अर्थव्यवस्था में हमारे जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करना है तो उसके लिए वित्त की आवश्यकता है, और वित्त प्रदान कराने वाली या वित्त का जो माध्यम है, जो साधन है, वो सभी जगह आवश्यकता के अनुसार प्रदान कराने वाला जो माध्यम है वो बैंक ही है। इसीलिए बैंक, यदि लोगों के पास अधिक धन है तो व्यक्ति बैंक में जो भी बचत खाते में ब्याज की दर होती है उस पर जमा कर सकता है। बैंक के अलग अलग प्लान होते हैं, चालू खाते के लिए अलग होते हैं, सावधि जमा के लिए अलग होते हैं, बहुत से प्लान होते हैं। हम लोग सामान्य बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास अधिक पैसा है या जिन लोगों के पास कहीं से धन की प्राप्ति हुई, चाहे लोगों के पास हो या कंपनी के पास हो, यदि लोग अपने पास रखते हैं तो उससे धन में कोई वृद्धि नहीं होती है। लेकिन यदि लोग इस पैसा को बैंक में जमा कर दें तो बैंक अपनी दर पर लोगों को ब्याज प्रदान करती है, या लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए बैंक से उधार ले लेते हैं, और बैंक की जो भी ब्याज दर हो, घर बनाने के लिए या किसी भी एजुकेशन के लिए, किसी भी रूप में बैंक से लोन लेने का मतलब बैंक से उधार लेना है। यह एक प्रक्रिया है, उधार लेना, जमा करना। ठीक उसी प्रकार एटीएम की तरह लोगों के पास पैसा है तो बैंक खाते में जमा करते हैं, उसके बाद एटीएम से पैसा निकालते हैं। लेकिन यदि अतिरिक्त पैसा की आवश्यकता है तो बैंक जाकर बैंक से किसी स्कीम के अंतर्गत या किसी भी रूप में उधार लेते हैं, लेकिन उस पर ब्याज चुकाते हैं। ये एक माध्यम है, यह एक तंत्र है। आज तो बैंक बहुत से काम करती है, गाड़ियों का फाइनेंस करती है, घर के लिए लोन देती है। यदि आपके घरों में महंगे आभूषण हैं तो उन्हें बैंक में लॉकर में जमा कर सकते हैं। कोई भी काम जो फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, ऐसे कार्यों को बैंक करती है। तो बैंक हमारी आवश्यकता है, पहली बात। इसीलिए ये टॉपिक है, ये माध्यम है। दूसरा, बैंकों की आवश्यकता के बाद हम ये देखें कि बैंकों के कितने प्रकार हैं और बैंक क्यों आवश्यक थी। देखिए, सबसे पहले हमारे देश में यह प्रक्रिया, संपूर्ण विश्व में यह प्रक्रिया एक असंगठित क्षेत्र के रूप में संचालित होती थी। लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, सेठ साहूकार यानी महाजनों से पैसा उधार लेते थे। यह एक विनिमय की प्रक्रिया थी, उधार लेते थे। बैंक की तरह ही यह प्रक्रिया सतत चलती रहती थी और लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। कभी कृषि के लिए आवश्यक होता था, कभी यात्रा के लिए आवश्यक होता था, कभी शिक्षा के लिए आवश्यक होता था, कभी घर में कोई व्यक्ति बीमार होता था, उसे दिखाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी। ऐसी अनेकों आवश्यकताएं थी। वहीं हमारा मूल आधार अर्थव्यवस्था का कृषि था। फसल की बुआई और कटाई और बेचने तक लगभग 4 से 5-5 महीने, 6-6 महीने का अंतर होता था। इसीलिए बड़ी आवश्यकताएं होती थी। लेकिन यह असंगठित क्षेत्र था। इसके अंतर्गत ऋण दिया जाता था, लेकिन इस पर जो ब्याज की दरें होती थी वो अत्यधिक होती थी। आज भी सामान्यतः भारत में, आज भी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में 24% वार्षिक तक अपनी भाषा में से मिति से ब्याज बोलते हैं। 2 रुपए सैकड़ा यानी 100 रुपए पर प्रति महीने 2 रुपए ब्याज लिया जाता है, और इसे 12 महीने के हिसाब से जब एक वर्ष में बांट देते हैं तो ये 24% हो जाता है। सोचिए, शहरी क्षेत्रों में तो 24 से लेकर 36, 48% तक उधार देने की प्रक्रियाएं हैं। सोचिए, व्यक्ति कितनी दर पर उधार लेकर के पैसा चुकाएगा या नहीं।
यह एक शोषण का कार्य था और इसी शोषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जागरूक कार्यकर्ताओं ने यह प्रयास किया कि क्यों ना यह कार्य संगठित तरीके से किया जाए। यह संगठित तरीके से यह कार्य बैंकों के द्वारा किया जाएगा तो ब्याज की दरें भी निश्चित होंगी और इस तरह की होंगी जिससे लोग समय पर उसे चुका सकें, चुकता कर सकें। इसके लिए हमें संगठित क्षेत्र को समझना होगा। संगठित क्षेत्र में ऐसी बैंक आती है जो निश्चित नियमों के अंतर्गत या आरबीआई कानून, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई का कानून 1934 का है और उसमें अनुसूची बनी हुई है। अनुसूची 2 के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का वर्णन है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची 2 में जो सूचीबद्ध बैंक है उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं और बैंक हमेशा नियमों के अंतर्गत ही स्थापित होती है। इनके लिए आरबीआई में अधिक पैसा डिपॉजिट करना होता है। आज के नियम के आधार पर लगभग 500 करोड़ रुपए और अलग पूरे नियमों के आधार पर ही बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है। ये अभी हम इस टॉपिक के बाद में पढ़ते हैं। आईडीएफसी बैंक, बंधन फाइनेंस अभी बैंक स्टार्ट हुई है। लेकिन बैंकों को यह समझिए तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत पहले राष्ट्रीयकृत बैंक होती है, नाम से ही स्पष्ट है। ये बैंकिंग सुधार में फिर से पढ़ेंगे। जब बैंकिंग सुधार का टॉपिक पढ़ेंगे तो भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में अवश्य पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये समझ लें कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्यों। स्वतंत्रता के बाद लोगों को बैंकों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि बैंक उधार देती थी ऊंची दरों पर और जो लोग जमा करते थे उसमें ब्याज की दरें तो कम मिलती ही थी। साथ में भारत के लोगों को यह डर होता था कि बैंक कहीं बंद ना हो जाए। हमारी भाषा में कहा जाता है बैंक भाग जाएंगी। सोचिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पैसा कमाया, मेहनत करके खेती की और खेती करने के बाद अनाज बेचने के बाद जो धन प्राप्त हुआ वो बैंक में जमा कर दिया और बैंक रात ही रातों में गायब हो जाए। इसीलिए भारत सरकार ने जो निजी बैंक थी उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, भारत सरकार की बैंक बना दी। सरकार की बैंक है, आरबीआई की जिम्मेदारी है, इसीलिए भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक बनाई गई। इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंकिंग सुधार में 1969, 1980 ये बैंकों में राष्ट्रीयकरण हुआ है। इस प्रक्रिया को हम बाद में पढ़ते हैं। दूसरा, निजी बैंक भारत के उद्योगपतियों के द्वारा या बहुत सी बैंकें पहले से ही स्थापित हैं। निजी बैंक स्थापित हुई, भारतीयों के द्वारा स्थापित हुई। उन्हें देसी या भारतीय निजी बैंक कहते हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, ऐसी बैंकों के नाम आप सभी लोगों ने सुने हैं। ये वही कार्य करती हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक करती है, या यूं कहे कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य करती है वही निजी बैंक कार्य करती है। इनमें सुख सुविधाएं बड़ी जल्दी तीव्र गति से होती हैं और इनका विस्तार भी आप देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनके बारे में भी हम कुछ बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। और आज भारत के बड़े बड़े शहर, मुंबई, दिल्ली या पर्यटन से संबंधित शिमला जैसे शहरों में विदेशी बैंकों की स्थापना हुई है। क्यों विदेशी बैंकों ने यहां शाखाएं खोली? जिस प्रकार भारतीय व्यक्ति बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, रहते हैं, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार विदेशी भी भारत में आते हैं। उन्हें भी पैसे की आवश्यकता है। ठीक वो वैसे ही कार्य करती हैं जैसे भारत की सरकारी और निजी बैंक कार्य करती हैं, उसी प्रकार से विदेशी बैंक कार्य करते हैं। ये सभी टॉपिक अभी डिटेल में पढ़ना है, ये तो समझने के लिए है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सहकारी बैंक, यह ऐसी बैंक है जो लोग मिलजुल करके कार्य स्टार्ट करते थे, कहते हैं कोऑपरेटिव। लोग आपस में सहकारिता से कार्य करते थे। सहकारिता से कार्य करके आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सुना होगा कमेटी बना देना। वो कमेटी, प्राथमिक समिति, वही मूल आधार है इन सहकारी बैंकों को। इन्हें जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य की राजधानी के स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए एक मुख्य राज्य सहकारी मर्यादित बैंक होती है जो सभी पर नियंत्रण रखती है
उसे शीर्षस्थ बैंक या अपेक्स बैंक भी कहते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तरीके से भोपाल में अपेक्स बैंक सहकारी बैंक हो गई, राज्य सहकारी। उसके नीचे ग्वालियर जिला में जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं। इस टॉपिक को भी बाद में समझते हैं। हमारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास की आवश्यकता थी, इसीलिए इस टॉपिक को भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए उन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यह रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सके, इसके लिए आरआरबी बैंकों की स्थापना हुई। नाबार्ड, यह भी ग्रामीण और कृषि से संबंधित बैंक है। इसे भी समझते हैं, जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तब बाद में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा बैंक है जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना, उसके लिए ऋण प्रदान करना। लेकिन वर्तमान में यह बैंक प्रत्यक्ष रूप से किसी को ऋण नहीं देता है। यह आरआरबी भूमि विकास बैंकों को ऋण प्रदान करता है और इसे ऋण आरबीआई प्रदान करती है। उस टॉपिक को हम बाद में समझते हैं। भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद में पढ़ते हैं। तो इसे हम इस दो लाइन में या थोड़े से में समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि आरबीआई वह बैंक है, वह केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करता है, चाहे वो बैंक सहकारी हो, सरकारी हो, निजी हो, विदेशी हो, सबके लिए नियम आरबीआई के अंतर्गत होते हैं। आरबीआई वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में होता है, जिनके प्रमुख वित्त मंत्री होते हैं, उन्हीं के एक विभाग के अंतर्गत आरबीआई बैंक कार्य करता है। तो ये सभी असंगठित क्षेत्र के बारे में कमियां देखी, लेकिन संगठित क्षेत्र की अच्छाई ये होती है कि यहाँ निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है और इसी प्रकार जमा भी किया जाता है। इसमें शोषण नहीं है, सबके लिए एक जैसी प्रक्रियाएं होती है, बल्कि सरकार के कार्यक्रम भी आज इसी से संचालित हो रहे हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है। तो हम शुरुआत ये देखते हैं कि भारत में बैंकों की स्थापना किस प्रकार हुई। आप लोग सभी जानते हैं, अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए थे और उनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य पहले व्यापार करना था। शोषण तो आप लोगों ने समझा ही है। भारत को इस तरीके से आर्थिक रूप से लूटा गया कि भारत के कच्चे माल को विदेश ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे और वहां से बेनिर्मित माल को अत्यधिक महंगे दाम पर फिर से भारत में बेच दिया जाता था। अब आप लोग ये सोचिए, क्या बैंक एक आर्थिक संस्थान या आर्थिक संघ या आर्थिक संगठन है या नहीं? क्या आप लोग बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? यदि आप सभी लोगों पर गवर्नमेंट के नियम के आधार पर, आरबीआई के नियम के आधार पर 500 करोड़ रुपए हो, पहले से ही माइक्रो फाइनेंस के रूप में लेन देन करते हो, आप उस काम को बढ़ा कर सकते हैं। ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है अंग्रेजों के समय से। एक यूरोपीय कंपनी थी अलेक्जेंडर कंपनी। इस अलेक्जेंडर कंपनी में इंग्लैंड के रहने वाले उद्योगपति व्यापारियों ने यह प्लान बनाया कि क्यों ना भारत में बैंक स्थापित करके लोगों को अत्यधिक ऊंची दरों पर उधार दिया जाए। और आप लोग समझ ही रहे हैं, ये एक बिजनेस था। जब कोई कंपनी काम करती है तो कंपनी हमेशा लाभ के लिए काम करती है। उस लाभ को प्राप्त करने के लिए अलेक्जेंडर कंपनी ने हिंदुस्तान बैंक की स्थापना की और ये बैंक 1770 में प्रारंभ हुआ, सोचिए। और कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी। कलकत्ता शहर में यह बैंक स्थापित हुई। उस समय एक नया बदलाव का दौर था।
और जब ये बैंक स्थापित हुई तो लोगों को पैसा मिलने लगा, लेकिन शोषण भी होने लगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, या 3 उस समय प्रेसिडेंसी राज्य थे जो गवर्नर जनरल के नियंत्रण में होते थे। बैंक ऑफ बंगाल, इसे बैंक ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं, 1806 में स्थापित हुई। दूसरा प्रेसिडेंसी क्षेत्र बंबई, आज का मुंबई, बैंक ऑफ बॉम्बे या बंबई की स्थापना हुई 1840 में। तीसरा भारत में प्रेसिडेंसी क्षेत्र मद्रास, आज का तमिलनाडु। तो राज्य भी मद्रास था और सिटी का नाम भी मद्रास था, जिस प्रकार से ग्वालियर शहर लेकिन ग्वालियर जिला। तो बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी भारत के राज्य थे और इन राज्यों में एक एक बैंक स्थापित हुई। सोचिए, ये काम आगे बढ़ने लगा और तीनों बड़े बड़े बैंक भारत के तीनों बड़े शहरों में स्थापित हो गए। बैंक का उद्देश्य उस समय अंग्रेजों के लिए था। अंग्रेज जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते थे, नौकरी करते थे, उनको वेतन देना है, कोई कार्य करना है, निवेश करना है, बहुत सी आवश्यकताओं के लिए बैंक से उन्हें निश्चित समय पर पैसा प्राप्त हो जाता था, इसीलिए प्रारंभ हुए। लेकिन 1921 में अंग्रेज सरकार को लगा कि क्यों ना इन बैंकों को विलय कर दिया जाए, और इन तीनों बैंकों को मर्ज करके, विलय करके 1921 में एक बैंक बनाई गई, जिसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। इधर भारत में आंदोलन जारी थे, भारत आजादी का प्रयास कर रहा था। जैसी ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत से अर्थव्यवस्था में सुधार हुए। आरबीआई का सुधार सबसे महत्वपूर्ण है, उसे समझते हैं बाद में। लेकिन ये इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को, ये सभी स्टेट थे, इसीलिए 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है। और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? कि भारत में जितने राज्य थे, रियासतें थी, उन राज्यों में बैंक हुआ करती थी। हमारे मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, राजस्थान में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, पंजाब में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, आंध्र प्रदेश और वर्तमान में तेलंगाना का है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, कर्नाटक में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, गुजरात में स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, केरल में त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ऐसे सभी हुआ करती थी। और इन सब को मर्ज करके एसबीआई बनाई गई। लेकिन जो नाम लिए गए उनमें से 5 बैंकों का विलय बाद में हुआ है। हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, बीकानेर, जयपुर और पटियाला। इस तरीके से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। इसकी भारत की शहरों में शाखाएं हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं हैं। सरकार का कोई भी कार्य है, जहां आरबीआई कार्य नहीं कर पाती है, वहां कार्य एसबीआई करती है। किसान क्रेडिट कार्ड, जितनी भी सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन सभी कार्यों का संचालन करना एसबीआई का महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक शाखाएं, सबसे अधिक विस्तार, सबसे अधिक एटीएम एसबीआई बैंक के हैं। इससे पहले हम पुरानी वाली इस कहानी को और प्रारंभ करें तो 1770 में अलेक्जेंडर कंपनी ने हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कर दी। यह क्रम आगे चलता रहा। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई और इसका हेडक्वार्टर भी कलकत्ता में बनाया गया।
यहां 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीयों द्वारा स्थापित कौन सी बैंक है? तो भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक थी अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ से लेके फैजाबाद तक का क्षेत्र है और इसका मुख्यालय फैजाबाद में ही हुआ करता था। अवध कॉमर्शियल के बाद पंजाब नेशनल बैंक, इसका मुख्यालय लाहौर में था। 1894 में स्थापित हुई। लाला लाजपत राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा और ये भारतीयों द्वारा पहली बैंक थी जिसका भारतीय प्रबंधन करते थे। आज एसबीआई के बाद राष्ट्रीयकृत दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक ही है, जिसका मुख्यालय स्थापना के समय लाहौर में था। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीयों द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित बैंक, एक क्वेश्चन और याद करते हैं। भारतीयों द्वारा संचालित स्थापित पहला बैंक अवध कॉमर्शियल। भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला पूर्णतः बैंक पंजाब नेशनल बैंक। और भारतीयों द्वारा वित्त पोषित का अर्थ है भारतीयों द्वारा स्थापित पैसा लगाया गया बैंक, धन लगाया गया बैंक, निवेश किया गया बैंक। तो भारतीयों द्वारा वित्त पोषित पहला बैंक है सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्रम बैंकों का है, लेकिन यही बैंक आगे चलकर राष्ट्रीयकृत होती है। बैंकों के सुधार में ये पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक प्रारंभ हुआ है और कल इससे संबंधित टॉपिक आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई एक बड़ा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है और आरबीआई को पढ़ने के बाद एक एक बैंकों का अध्ययन करते हैं। इसमें ईयर्स पूछी जाती है, मुख्यालय पूछे जाते हैं और वैसे भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण ये एक टॉपिक है, क्योंकि बैंक सभी के लिए आवश्यक है और उनमें लिखा होता है भारत सरकार का उपक्रम। तो आप लोग समझ लेंगे ये सरकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। जय हिंद, जय भारत।